हेलो बच्चों, नीट ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंदर हम लेके आए हैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कि नीट 2024 के अंदर आने की संभावना रखते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर से कर लें और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस को भी बिल्कुल अच्छे से आप करके जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 अपने को क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन देयर सेंट्रल एटम। निम्नलिखित में से किसके केंद्रीय परमाणु में 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर अपन बात करेंगे तो किस में 8 होंगे? तो वहां पर अपने को देखना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पर अपने पास एक में फर्स्ट ऑप्शन में एल्यूमिनियम है, सेकंड ऑप्शन में बेरिलियम है और थर्ड ऑप्शन में अपने पास है कार्बन एंड फोर्थ ऑप्शन में अपने पास है फॉस्फोरस। ठीक, आपको पता है कि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 वो बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ। अगर 3 क्लोरीन के साथ अगर उसने बॉन्ड बना भी लिए तो वो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब मान लीजिए आपने 3 इलेक्ट्रॉन जो शेयर करे वो भी हम एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए? 6। तो इसमें क्या अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है क्या वैलेंस शेल में? नहीं है। दूसरा हमारे पास जो है बेरिलियम है। अब बेरिलियम के हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल में कितने मिलते हैं इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन से शेयर करके 2 बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर उसने 2 बॉन्ड बना लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम वैलेंस शेल में काउंट करेंगे बेरिलियम के तो कितने आ गए हमारे पास? 2 2 4। तो यहाँ पर अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। CCl4 के अंदर अगर अपन बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है तो वो 4 क्लोरीन से 4 बॉन्ड बना रहा है। अगर आप चेक करेंगे तो आपको 4 बॉन्ड बनते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, सराउंडिंग में 4 क्लोरीन है। अगर 4 आपके पास बॉन्ड बन रहे हैं तो अब यहाँ पर जरा आप चेक करिए कि आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन टोटल कितने आ गए वैलेंस शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 में क्या पूछा है? विच इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणुसंख्यक गुणधर्म कौन से हैं? आपको बता दो अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मात्र हमारे पास कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एक आता है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, जो आपके पास वाष्प दाब है उसमें आपेक्षिक कमी जो होती है वो अपने पास एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक, मतलब ये केवल और केवल रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, दूसरा हमारे पास आता है डेल्टा TB जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये भी केवल और केवल रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। तीसरा हमारे पास आता है डेल्टा TF, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी अपने पास केवल रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। चौथा हमारे पास आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारे पास है ये भी केवल और केवल अपने पास रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ठीक, अब इन चारों में से आप चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर। तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर नजर आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, तो मात्र यही आपके पास क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट, परासरण दाब जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट मेटेलिक रेडाई। निम्नलिखित में से किसकी धात्विक त्रिज्या सबसे अधिक है? देखो ये जो क्वेश्चन है वो D&F ब्लॉक का है और ये डेटा बेस्ड है। ठीक, तो डेटा का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है और नहीं ध्यान रखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 3D सीरीज है उसमें स्टार्टिंग में ग्रेजुअली अपने पास डिक्रीज होती है एटॉमिक रेडाई एंड देन सडन इंक्रीमेंट आता है Mn की एंड देन अगेन अपने पास आयरन, कोबाल्ट, निकल जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होती है, फिर वहां से इंक्रीज होना शुरू होता है कॉपर और जिंक में। तो जिंक की साइज काफी बड़ी होती है, जिंक से छोटा अपने पास यहाँ पे होता है कॉपर। अब अगर आयरन, कोबाल्ट, निकल की बात करें तो भैया आयरन, कोबाल्ट, निकल इन तीनों से कौन बड़ा होता है? कॉपर। क्या वो ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बात करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। विच इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। निम्न में से कौन सा अपचायक नहीं है? अपचायक नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है ना, अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो पहला ऑप्शन अपने पास है वो है Li+। ठीक है, अब पहले आप ये सोचें कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं विच लूजेज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपचायक कौन होते हैं? विच इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले। ठीक है ना, विच लूजेज इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो हम पूछते हैं लिथियम से, क्या वो Li+ में है? बिल्कुल है।
क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की पोजीशन में है? नहीं है। अगर वो पोजीशन में नहीं है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। हाँ, गेन करवाओगे, गेन कर लेगा, लेकिन लूज करने की उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? हीलियम जैसा, नोबल गैस जैसा। इसका मतलब वो स्टेबल हो चुका है, अब इलेक्ट्रॉन लूज बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, रुबिडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। कौन नहीं कर सकता? लिथियम प्लस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, चारों अपने पास ऑप्शंस हैं और उनमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वहां पर आप क्या करेंगे? जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई सा भी एलिमेंट होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर अपन बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी नहीं हो सकता। वो केवल इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम कर सकता है, मतलब ओनली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीधा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिथियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, इट कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन द गिवन मॉलिक्यूल्स। दिए गए अणुओं में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का बढ़ता क्रम, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है। तो उम्मीद है वो आपको कैलकुलेट करना आती है। आपको पता है जब कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होता है नेगेटिव चार्ज और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होता है पॉजिटिव चार्ज, राइट? कितना कितना होता है? जिनके जितने उनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं अपन यहाँ पर कैलकुलेट करना। सबसे पहले HCl है। HCl में अगर मैं बात करूंगा तो हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इस पे हुआ +1, क्लोरीन पे हुआ -1। ठीक, फिर अपन बात करें Cl2, तो Cl2 में दोनों अपने पास क्लोरीन क्लोरीन एटम है, तो यहाँ पर सेम एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हुआ? 0। तो उनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो भी कितनी आएगी? 0 0। ठीक, फिर HCl3 में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता होगा कि अपन जिसके लिए कैलकुलेट करते हैं उसको मानते हैं x। अब अगर अपन x मान के कैलकुलेट करें तो बताओ जरा, हाइड्रोजन कितना हो गया? +1। तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? +1, तो 1 × +1। क्लोरीन का हमने कितना मान लिया? x। ऑक्सीजन कितना हो गया? -2, तो 3 × -2 बराबर क्या हो जाएगा? ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है अपने पास? 0। तो अगर यहाँ पर अपन निकालेंगे तो HCl3 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +5। ठीक, फिर अगर अपन बात करेंगे HCl4 में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं कितना? x। तो ये कितना हो गया? 1 × +1 प्लस x प्लस 4 × -2 बराबर क्या? 0। तो x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ गई? +7। अब आपको पता है कि भैया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही होती है? इंक्रीज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मतलब सबसे कम आपको मिल रही है किसमें? HCl में। उससे ज्यादा आपको मिलेगी 0 किसमें? Cl2 में। उससे ज्यादा किसमें मिल रही है? HCl3 में। ठीक, और सबसे ज्यादा किसमें मिल रही है? HCl4 में। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है? जरा देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर HCl सबसे कम, Cl2 से ज्यादा, HCl3 और ज्यादा, HCl4 और ज्यादा। एकमात्र एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में मानक एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक है? पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। तो अगर ऐसी रिएक्शंस दी जाए तो उसके अंदर सबसे बढ़िया काम एक ही होता है, क्या? कैलकुलेट डेल्टा Ng। अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो डेल्टा S जो अपने पास होता है वो हम पॉजिटिव मानते हैं। डेल्टा S कौन सा? डेल्टा S सिस्टम। ठीक है, यहां पर अगर अपन बात करें, अगर डेल्टा Ng नेगेटिव होगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे भैया? डेल्टा S सिस्टम को बोलो जरा, क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक, तो जरा चेक कर लेते हैं अपन। पहले में डेल्टा Ng कितना आ रहा है? आओ जरा चेक करते हैं डेल्टा Ng। पहले में 2 माइनस कितना हो गया अपने पास? 4, 3 इसका और 1 इसका कितना हो गया? -4। तो 2 - 4 कितना हो गया? -2। तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा Ng नेगेटिव तो एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा कैलकुलेट करते हैं, गैस कौन है अपने पास? O2, इसका कितना है? 3/2। सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए हम लेंगे नहीं, राइट? माइनस अपने पास क्या हो गया? 0, क्योंकि वहां पर केवल और केवल क्या है? सॉलिड। तो बताओ जरा 3/2 - 0 कितना आ गया? 3/2। क्या पॉजिटिव आ रहा है? यस, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बाकी सारे आप चेक कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, उसमें भी आप डेल्टा Ng की वैल्यू निकालेंगे तो वो नेगेटिव ही आने वाली है। ठीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 57 में। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल बी अल्कलाइन इन नेचर। निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा? ठीक, तो अगर आपको बोला है बेसिक सॉल्यूशन, जब भी आप बेसिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वहां पर आपको सॉल्ट लेना पड़ेगा। कौन सा?
स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये अगर आपने ले लिया तो आपको मिलने वाला जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, बेसिक होगा, जिसकी पीएच क्या होगी 7 से अबव। तो यहां पर आपको कोई नजर आ रहा है क्या, यहां पर आप देखिए जरा CH3COOK, ठीक है, CH3COOK अगर आप देखेंगे तो ये किस आयनों से मिलकर बना है, उससे हमें पता लग जाएगा कि आपके पास जो सॉल्ट है वो किस कॉम्बिनेशन का है। ठीक, यहां पर एक आयन है अपने पास क्या, एसिडेट आयन। एसिडेट आयन कहां से आता है, एसिटिक एसिड से। क्या वो वीक एसिड है क्या, बिल्कुल। तो ये आयन जो हो गया वीक का, इसलिए हम इसको बोले वीक एसिड। ये जो K+ आता है वो आता है KOH से। KOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। तो हुआ ना ये क्या, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। तो इसकी जो पीएच होगी क्या होगी, वो अबाव 7 होगी, और इसके सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो क्या होगा, एल्कलाइन नेचर। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द कंपाउंड विच विल रिलीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण पे कौन सा यौगिक अधिकतम मात्रा में ऊर्जा मुक्त करेगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक, अब देखो सबसे पहली चीज, अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें, ठीक, तो वहां पर अपने पास दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। ठीक, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे उतने ज्यादा पाई बॉन्ड टूट के उतने ज्यादा सिग्मा बनेंगे, जितने ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उतना ज्यादा अपने पास क्या होगा, हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो एक तो उस पर डिपेंड करती है। ठीक, दूसरी चीज डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एल्कीन के स्थायित्व की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक, क्यों होती है आप खुद सोचो, जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा उसके पास एनर्जी क्या होगी, कम। अगर एनर्जी कम होगी तो रिलीज क्या होगी, कम एनर्जी रिलीज होगी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे ही यहां पर अगर अपने को कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए आपको यहां पर स्टेबिलिटी देखना पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है चारों ऑप्शन में जो आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं वो क्या है, सेम है। तो जरा अपन काउंट करना सीखें कि भैया अपन किस हिसाब से पता लगा सकते हैं कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा। उसके लिए एक चीज होती है एल्कीन के अंदर, बहुत बढ़िया चीज हमने सीखी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या, दैट इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो जिस किसी एल्कीन में अगर कोई और इफेक्ट नहीं लग रहा है तो अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा है तो स्टेबल ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन कम है तो स्टेबिलिटी कम है। ठीक, तो काउंट करें जरा, अगर अपन अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो भैया जो अपने पास डबल बॉन्डेड अपने पास होते हैं, ठीक है, कार्बन, उनके नेक्स्ट कार्बन अल्फा कहलाते हैं। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, अब ये एक कार्बन अल्फा, ये दूसरा कार्बन अल्फा और ये तीसरा कार्बन अल्फा। तो इन तीन कार्बन में बात करेंगे तो अपने पास कितने कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, पहले वाले में आ जाएंगे 3, दूसरे में आ जाएंगे 3 और इसमें अपने पास आ जाएंगे कितने, 2। 3 3 2 कितने हो गए अपने पास, 6 और 2 8। ठीक, तो यहाँ पर पहले में आ रहा है अपने पास 8 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, दूसरे में बात करेंगे डबल बॉन्ड ये रहा तो इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे अपने पास अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए, मात्र 2। आप कैलकुलेट करके देखिए। ठीक, तीसरे में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर अपने पास ये हो गए, ये एक अल्फा हाइड्रोजन, ये दूसरा अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 इसके हो गए और 2 इसके हो गए, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, 5। ठीक, और अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 3 ये तो हो गया एक अल्फा कार्बन, दूसरा ये अल्फा कार्बन, तो दोनों में मिला के अगर अपन अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो 3 तो इधर हो गए और अपने पास एक इधर हो गया, टोटल कितने हो गए, 4। अब बताओ जरा सबसे नंबर कम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो भैया सेकंड ऑप्शन में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं सबसे कम, दैट इज 2। तो इसका मतलब ये सबसे कम स्टेबल है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की, द कंपाउंड विच विल रिएक्ट फास्टेस्ट विद लुकास रिएजेंट। लुकास अभिकर्मक के साथ सबसे तीव्रता से अभिक्रिया करने वाला यौगिक कौन सा है, तो लुकास रिएजेंट होता है टेस्ट फॉर अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ वो क्या करता है, थोड़ी देर में 5-10 मिनट में टर्बिडिटी देता है। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ वो क्या देता है, इमीडिएट टर्बिडिटी मतलब प्रेसिपिटेट दे देता है व्हाइट कलर का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया सबसे फास्ट किससे रिएक्ट करता है, सबसे फास्ट रिएक्ट करता है वो 3 डिग्री से। जरा चेक करो 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, ये 3 डिग्री कार्बन से अटैच OH ग्रुप है, इसका मतलब यही अल्कोहल कौन सा होगा, 3 डिग्री, इसका मतलब यही सबसे फास्ट होगा। ठीक है, और इसकी फास्टेस्ट रिएक्शन होगी विद द लुकास रिएजेंट। ठीक, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज
द सेंट्रल एटम इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो आपके पास जितने सराउंडिंग एटम्स हैं, ठीक है, अगर अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर निकालें तो वो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, कितने सिग्मा बंध का निर्माण करा तथा केंद्रीय परमाणु पे कितने आपके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, लोन पेयर उपस्थित है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे जरा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे CH4 है, CH4 में अगर हम बात करें, आपके पास हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन है उतने आपके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि हर हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाएगा और वो कौन सा होगा, सिग्मा होगा। तो जितने सिग्मा होते हैं वो सारे के सारे अपने पास, मतलब जितने हाइड्रोजन है उतने सिग्मा बना रहे हैं। तो 4 तो सिग्मा हो गए आपके पास, किसमें, कार्बन के साथ। अब कार्बन के वैलेंस शेल में कितने अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है कार्बन के वैलेंस शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनाने में चले गए तो लोन पेयर कितने हो गए, 0। तो इसका मतलब आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए, 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, तो इसका मतलब साफ है हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक, ऐसे ही सेकंड में अगर अपन बात करें, सेकंड में आपके पास सल्फर है, सेंट्रल एटम SO4 -। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास क्या करना है, यहाँ पर आपके पास सराउंडिंग एटम चेक कर लेना है। सराउंडिंग एटम में अगर हम बात करेंगे तो कितना ऑक्सीजन है, 4। तो 4 तो हो गए आपके पास सिग्मा। अब क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना चाहता है। ठीक, बट अगर यहाँ देखें तो सल्फेट पे आपके पास ओवरऑल चार्ज आ रहा है कितना, -2। इसका मतलब 4 में से 2 ऑक्सीजन के पास -1 है, तो उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब आपके पास बचे कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन जो है वो क्या बना रहे होंगे, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो वो ले गए। ठीक है, तो आपके पास टोटल सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6। 6 में से 4 बना रहे हैं सिग्मा और 2 चले गए पाई बनाने, तो बचे कितने, बचे 0। तो आपके पास सीधा हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए, 4। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब कितना हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर बात करते हैं PCl3। PCl3 में अगर आप देखेंगे तो आपके पास कौन है, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो सिग्मा कितने बन रहे हैं, 3 क्लोरीन है तो 3 सिग्मा बन रहे हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं, कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास अभी 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। बताओ कितने हो गए, 4। तो 4 हो गया, अगेन हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3। ठीक, तो वैसे तो हमारा ऑप्शन ऑड वन आउट करके निकल ही जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। फिर भी हम चेक कर लेते हैं चौथा ऑप्शन। चौथा हमारे पास है SF4, सेंट्रल एटम सल्फर, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 6। 6 में से सिग्मा कितने हो रहे हैं, 4, क्योंकि 4 अपने पास फ्लोरीन है। अब इसके अलावा और कोई अपने पास फ्लोरीन बॉन्ड बनाता है, नहीं, एक अकेला बॉन्ड बनाता है, इससे ज़्यादा नहीं बनाता। ठीक, तो आपके पास 6 में से 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने में चले गए, बचे कितने, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब आपके पास क्या आ गया, 1 लोन पेयर। अगर 1 लोन पेयर आ गया तो 4 + 1 5, तो आपके पास क्या आ गए, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। तो यही गलत हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की। अब इसमें असर्शन एंड रीजन दे रखा है, इसको अपन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन का अगर आप कंपाउंड्स देखेंगे तो आपको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड मिल जाएंगे। ठीक, अगर अपन देखें नाइट्रेट तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, +5 आती है। ठीक, ऐसे ही अपने पास बहुत सारे आपको कंपाउंड्स मिल जाएंगे नाइट्रोजन के, N2O5, वो भी अपने पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, तो असर्शन अपने पास क्या है, सही है। ठीक है, रीजन की बात करें, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड, नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता है। क्या नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता है, मतलब 5 उसके सराउंडिंग में हेलोजेंस कभी आते हैं क्या, नहीं। जरा गौर कर लेते हैं, NCl5 कभी आपने देखा है, नहीं देखा होगा, एग्जिस्ट नहीं करता, कैसे देखेंगे। अब आपसे सवाल पूछा जाए क्यों नहीं देखा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के अगर हम बात करें तो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। सेकंड पीरियड एलिमेंट की एक खास बात होती है कि उसके पास मात्र वैलेंस शेल में 2 ही सबशेल्स होते हैं, उन दोनों में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिलते हैं, वो मिलते हैं 4, 2s एंड 2p। 2s के अंदर 1 ऑर्बिटल और 2p के अंदर 3, राइट, 2px 2py 2pz। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ गए, 4 ऑर्बिटल्स। अब अगर 4 ऑर्बिटल्स है तो बॉन्ड कितने बना सकता है बेचारा, 4 ही बना सकता है, तो 5 बॉन्ड बनाना इसके लिए संभव नहीं है।
ठीक, तो अगर अपन से पूछा जाए कि नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही है। ठीक, रीजन बोला गया नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड, तो ये अपने पास करेक्ट है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी दे रहा है वो। ठीक, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए होती है, चाहे नाइट्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम 4 बना सकता है, लेकिन जो चौथा बॉन्ड बनता है वो बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है वो +5 आती है। एंड इसी वजह से असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, अगर अपने से पूछा जाए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, देख लो जरा, ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, बात करें अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 62, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक का मात्रक। देखो भाई, अगर अपने को जब भी यूनिट निकालनी होती है के की, तो के की यूनिट निकालने के लिए अपने पास क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n, राइट, और सेकेंड इनवर्स। हालांकि जरूरी नहीं है टाइम की यूनिट सेकंड हो, आप जो चाहें वो टाइम की यूनिट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल सेकंड दे रखा है इसलिए हम सेकंड मान रहे हैं। ठीक, क्योंकि अब आपको बोला है कौन सा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, और यहाँ पे जो n होता है वो ऑर्डर होता है ऑफ द रिएक्शन, तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या लेनी है, 0। तो जरा बताना के की यूनिट क्या आ जाएगी, दैट विल बी मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, के की यूनिट। जरा बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, यही करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, एन एल्केन ए विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 फॉर्म्स टू प्रोडक्ट ऑन मोनोक्लोरिनेशन। एल्केन ए, अणुसूत्र C6H14 वाले एक एल्केन ए के मोनोक्लोरिनीकरण पर 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो एल्केन ए कौन हो सकता है। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, C6H14 बोल दिया एल्केन है, तो एल्केन है तो मतलब अपने पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि DU 0 आएगा, ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेना, चेक कर लेना। ठीक है, अब ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्केन अपने को बनाना है। ठीक है, तो हम जरा गौर करें, अगर मैं कार्बन की चेन बोल दूं कितनी, 4 कार्बन की, और सेकंड कार्बन पे मैं लगा देता हूं क्या, मिथाइल ग्रुप दोनों तरफ, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये CH3, ये CH3, ये हाइड्रोजन इधर आ गया एक एक दोनों पे। अब अगर मोनोक्लोरिनेशन हम कराएं तो बताओ जरा क्या होगा, मोनोक्लोरिनेशन पे यहाँ पर अपने पास ये हाइड्रोजन उड़ेगा या ये उड़े, इन दोनों से जो अपने को मिलने वाला प्रोडक्ट है, एक ही क्लोरीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवाना है, दोनों से मिलने वाला जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो दोनों कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। चाहे आप इधर से नंबरिंग करें, मतलब इसको हटाएंगे तो इधर से नंबरिंग हो जाएंगे, उसको हटाएंगे तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी, एनीवे आपके पास जो नाम आएगा कंपाउंड को वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक, तो एक पोजीशन तो ये हो गई जिससे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। दूसरे हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये है। अब इन चारों में अगर आप देखें तो चारों में से अगर अपन बोलें कि इन चारों में से आपको हाइड्रोजन हटाना है और अलग अलग प्रोडक्ट बनाना है, क्या किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाने पर किसी भी पोजीशन से क्या प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सारी पोजीशन चारों जो हैं वो कैसी है, आइडेंटिकल, इनसे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा। चाहे ये वाला हाइड्रोजन हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, कोई सा भी हटा दो, राइट, एक ही हाइड्रोजन हटाना है। अगर आपने एक हाइड्रोजन इनमें से कोई सा भी हटाया तो प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। तो एक इधर से हटाने से मिल गया, एक इनमें से किसी से हटाने से मिल गया, तो कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मात्र 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो यही अपना प्रोडक्ट है, मतलब यही अपना कंपाउंड। अब अगर इस कंपाउंड की बात करेंगे तो नेमिंग, यहाँ से अगर अपन ने नंबरिंग करी 1 2 3 4, अब सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर अपने पास मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा है, क्लियर क्लियर, तो भैया ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी प्रवृत्ति का है। तो भैया एम्फोटेरिक याद है कि अपने पास जनाब आली, आली आ गया कौन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड बेसिक, N2O न्यूट्रल, CO न्यूट्रल। ठीक है, तो एक ही अपने पास ऑप्शन है कौन सा, थर्ड ऑप्शन। ठीक, बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 65 की, सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ XeO2F2, XeO2F2 के केंद्रीय परमाणु पर सिग्मा बंध, पाई बंध तथा एकाकी युग्मों की संख्याओं का योग पूछा है, योग टोटल पूछा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे जरा देखो,
अभी आपको बताया था कैसे निकालेंगे। ज़ेनॉन के वैलेंस शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ज़ेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब सिग्मा कितने हो गए, जितने सराउंडिंग एटम्स, हर एटम एक एक सिग्मा बनाएगा तो कितने हो गए, 4 तो हो गए सिग्मा। ठीक है, अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि आपके पास सिग्मा हो गए 4, तो उसके बाद आपके पास लोन पेयर कितने आएंगे, तो लोन पेयर निकालने के लिए अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऑक्सीजन जो है वो वैलेंसी 2 शो करता है, मतलब हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन ने क्या करा होगा, 2 तो सिग्मा बना लिया क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, और 2 ही क्या बनाएगा, वो पाई, तो पाई भी अपने को ऐड करना है, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हो गए। ठीक, अब ज़ेनॉन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं, 4 सिग्मा बने तो इसका मतलब 4 तो ये गए, 2 पाई बने इसका मतलब 2 ये चले गए, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, बचे कितने, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर बच रहा है। तो अगर एक लोन पेयर बच रहा है तो टोटल कितने हो गए वैल्यू, बताओ, 4 + 2 + 1 दैट इज व्हाट, 7। तो कितना आ गया अपने पास, 7, दैट इज फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करें अपन अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 66, want of factor for an aqueous Na2SO4 solution in which solute is 70% ionized। एक जलीय Na2SO4 विलयन में जिसमें विलय 70% आयनित हो जाता है के लिए want of गुणांक है। ठीक, तो आपको अगर याद हो Na2SO4 जब डिसोसिएट होता है तो आपके पास Na+ बनते हैं 2 और सल्फेट बनते हैं कितना, 1। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ आयंस जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितने हो गए, 3। और डिसोसिएशन के लिए I का फॉर्मूला होता है 1 + n - 1 × अल्फा। अल्फा आपने को दे रखा है कितना, 70%, दैट इज व्हाट, 0.7। तो जरा कैलकुलेट करें अपन वैल्यू पुट करके, तो 1 + 3 - 1 कितना हो गया, 2। अल्फा कितना हो गया, 0.7। बताना जरा 0.7 × 2 कितना होता है अपने पास, 1.4। तो 1 + 1.4 कितना आ गया, 2.4। ये आपके पास आयोटा वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आई। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 67, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ द गिवन फंक्शनल ग्रुप इन द IUPAC नेमिंग। IUPAC नामकरण में दिए गए क्रियात्मक समूहों की प्राथमिकताओं का घटता सही क्रम पूछा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का जो अपने पास प्रायोरिटी ऑर्डर है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। ठीक, आपको पता है एस्टर, इनमें से जो गिवन है उसमें देख लें जरा, पहला एस्टर है, एस्टर की प्रायोरिटी इन सब में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है COCl2 एसिड क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है CONH2 अमाइड, और सबसे कम हमारे पास होता है कौन, साइनाइड। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमारे पास होगा। ठीक है, अब जरा चेक कर लो ये ऑर्डर हमारे पास किस में मैच हो रहा है, जरा गौर करेंगे आप तो आपके पास सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 में आपसे पूछा है मैच द स्ट्रक्चर गिवन इन कॉलम 1 विद देयर नेम गिवन इन द कॉलम 2। कॉलम 1 में दी गई संरचनाओं को कॉलम 2 में दिए गए उनके नाम के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप देखो उठा के क्या करो, जो जो आपको आते हैं डायरेक्टली वो सीधा देख लो। ठीक, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा OH, बेंजीन के साथ अगर COOH ग्रुप आता है तो इसको अपन बोलते हैं क्या, सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं अपन, सैलिसिलिक एसिड। तो भैया अपने पास A के साथ तो सीधा सीधा मैच हो रहा है कौन सा, सेकंड। ठीक, दूसरा अगर अपन बात करेंगे तो आपके पास 3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप और फिनोल अपने पास है, तो इसको अपन नाम देते हैं क्या, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड कौन सा दिख रहा है, बताओ जरा, फर्स्ट दिख रहा है अपने को पिक्रिक एसिड। तीसरा अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लग जाए तो उसको हम नाम देते हैं फिनोल। फिनोल का एक और नाम होता है कार्बोलिक एसिड। तो चौथा ऑप्शन अपने पास दिख रहा है ये। और अगर आपके पास 2 COOH ग्रुप होते हैं एडजेसेंट पोजीशन पे बेंजीन की तो उसका नाम होता है कॉमन नेम थैलिक एसिड। ठीक है, तो कौन सा, थर्ड दिख रहा है। तो अब जरा अपन मैच करके देखें, इस तरीके से आप साइड में लिख लीजिए नंबरिंग एंड देन मैच करिए। A का 2, जरा देखो A का 2 किस में दिख रहा है, पहले और चौथे ऑप्शन में। B का 1 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, पहले में भी दिख रहा है चौथे में भी दिख रहा है। चलो अगला चेक करो, C का 4, तो आपको C का 4 दिख रहा है पहले में और इसमें चौथे में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, एक ही जा रहा है, भले फिर आप चौथा चेक करो मत करो, वही आएगा आपके पास D का 3rd। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक, बात करते हैं अगला 69, चाल्कोजन अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कैल्कोजन कौन सा है। ठीक, चाल्कोजन अपने पास कौन होते हैं,
चालकोजन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, ठीक है। और फॉर्मिंग कौन से अपने पास होते हैं, वो होते हैं ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 बोले तो कौन, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली अगर अपन बात करेंगे तो आपके पास कौन होता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। जरा चेक करो इनमें से कौन सा एलिमेंट है हमारे पास जो यहाँ पे चालकोजन हो सकता है, एक ही दिख रहा है ऑक्सीजन, नाम से ही पता लग गया, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 70 की। Which among the following will have the maximum size in the aqueous medium? जलीय माध्यम में निम्नलिखित में से किसका आकार अधिकतम होगा, ठीक है। आयन का साइज जो होता है एक्वस में वो डिपेंड करता है उसकी हाइड्रेशन पर। तो हाइड्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी पर। आपको पता है जितना छोटा साइज, क्योंकि चार्ज सब पर सेम है, तो जितनी छोटी साइज उतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी, और जितनी चार्ज डेंसिटी उतना ज़्यादा हाइड्रेशन, जितना ज़्यादा हाइड्रेशन हाइड्रेटेड साइज उतनी ज़्यादा। तो अगर अपन देखें तो Li+ सबसे छोटे साइज है, तो इसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, तो इसकी हाइड्रेटेड साइज भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द EMF ऑफ सेल, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आपने से पूछा है, विद्युत रासायनिक सेल के विद्युत वाहक बल के लिए निम्नलिखित संबंधों पर विचार कीजिए। चलो विचार तो हम कर लेंगे, पहले नीचे अपन करेक्शन पढ़ ले, पूछा क्या है, ताकि उस हिसाब से अपन फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। विच ऑफ द अबव रिलेशन इज आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, गलत पूछा है, ठीक। तो अगर अपन निकालते हैं EMF, तो मैं सारे लिख देता हूं। पहला अपने पास जो आता है वो आता है SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, ठीक, SRP की फॉर्म में। दूसरा आता है SOP की फॉर्म में, तो SOP ऑफ एनोड माइनस SOP ऑफ कैथोड। तीसरा आएगा एनोड का SOP और कैथोड का SRP। तो तब जब अपन इस तरीके से लिखते हैं SOP ऑफ एनोड, तो वहां पे प्लस करना होता है SRP ऑफ कैथोड के साथ, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑप्शन दिख जाए तो इसका मतलब वो गलत है, सिंपल सी बात है। तो पहले क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। आप देखो पहला ही क्या हो गया, गलत। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं, जबकि क्या कर रखा है, सब्ट्रैक्ट। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो देख लो सही है बिल्कुल। सी वाला चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो सेकंड वाला मैच कर रहा है, सही है। तो बी सही है, सी सही है, गलत कौन सा हुआ, केवल ए। क्या अपने पास ऐसा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट में केवल ए दिख रहा है, ए ओनली दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक अधिकतम है। तो अगर आपको याद हो तो आपको ध्यान रखना है, ये हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 16 के। टॉप टू बॉटम हमारे पास मोलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है अनडाउटेडली, लेकिन एक अपवाद आता है, कौन, H2O, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन सबसे ज़्यादा हो जाता है इसका। तो ये हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है अगर अपन इन चारों हाइड्राइड्स में बात करें तो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कीटल। तो कीटल अगर आपको याद हो तो आपके पास कीटल किससे बनता है, कीटल बनता है कीटोन से, ठीक है। अगर आप कीटोन लें, ये C डबल बॉन्ड O, ये R ग्रुप और ये R ग्रुप, ये दोनों अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। इनके अगर आप रिएक्शन करा दें अल्कोहल के साथ, ठीक है, अगर अल्कोहल के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास 2 मोल चाहिए होंगे किसके, अल्कोहल के, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास, OR, और दूसरा कौन आएगा आपके पास, OR। जब आपके पास एक ही कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप और 2 OR ग्रुप हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कीटल, क्या बोलते हैं, कीटल, ठीक। इधर दोनों OR मिल रहे हैं, राइट, तो यही हमारा क्या हुआ, कीटल ग्रुप हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये ध्यान रखना, ठीक। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की। द पिक्रिक एसिड, स्टेटमेंट दे रखा है अपने को, पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द बेंजोइक एसिड। बेंजोइक अम्ल की तुलना में पिक्रिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है, बिल्कुल सही बात है। पिक्रिक एसिड काफी स्ट्रॉन्गर एसिड होता है क्योंकि वहां पे 3 नाइट्रो ग्रुप वहां पर उपस्थित होते हैं,
जो 3 नाइट्रो ग्रुप होते हैं वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कर देते हैं फिनॉक्साइड आयन को, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बेंजोइक एसिड के कंपेरिजन में। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 अगर अपन बात करेंगे तो पिक्रिक एसिड एज वेल एज बेंजोइक एसिड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम मेटल आपको पता है कि जो अपने पास होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है किसी भी सब्सटेंस से, अगर वो रिएक्ट करता है तो वो अगर एसिडिक है सब्सटेंस तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पर इवॉल्व होगी, ठीक। तो क्या पिक्रिक एसिड एसिडिक है? बिल्कुल है। क्या बेंजोइक एसिड एसिडिक है? बिल्कुल है। तो क्या दोनों से सोडियम मेटल हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल बी फास्टेस्ट इन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का वेग किसके लिए तीव्रतम होगा? बेंजीन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो पहली बात तो जान लो, अगर बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है तो वहां पर बेंजीन पे बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक। तो जहां विड्रॉइंग ग्रुप अगर अपने पास है उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है ना। अगर आपके पास बेंजीन के मतलब हैलाइड्स हैं और वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन पर होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो जितना ज़्यादा आपको नाइट्रो ग्रुप मिलेंगे मतलब विड्रॉइंग ग्रुप मिलेंगे उतना ज़्यादा आपकी रेट होती जाएगी। तो अगर अपन देखें तो पहले में तो मात्र एक ही ग्रुप है, दूसरे में हमारे पास 2 ग्रुप है, तीसरे में तो एक भी नहीं है, तो ये तो स्लोवेस्ट या इनफैक्ट यूँ कहें कि रिएक्शन दे ही नहीं पाएगा। और चौथे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 3 ग्रुप है और 3 ग्रुप है तो इसका मतलब इसी की सबसे फास्ट रिएक्शन होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए और मैग्नेटिक कैरेक्टर उसका चेंज होना चाहिए, मींस पेरा टू डाई या डाई टू पेरा, जो भी आपको दिया गया है। हिंदी में देखते हैं जिसके अंदर लिखा है कि आबंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए और चुंबकीय प्रवृत्ति में कम होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप बॉन्ड ऑर्डर सभी का फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 की N2 माइनस, इसका यदि आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, तो नेचर कौन सा हो जाएगा? इसका पैरामैग्नेटिक। जैसे ही N2 बनाया, N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे, इसका मतलब इसका नेचर कौन सा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से 3 हो गया है और मैग्नेटिक नेचर चेंज हो जाना चाहिए तो पेरा टू डाई हो गया है, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आएगा? 4th। इसी तरह से आप बाकी सभी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको अप्लाई करना आता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 77 जिसमें एल्काइन दिया गया है, PdCaCO3 दिया गया है, ये है लिंडार्स रिएजेंट, लिंडार अभिकर्मक कहा जाता है, और सोडियम लिक्विड अमोनिया ये है आपकी बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन, बर्च अपचयन कहा जाएगा इसे। और जैसा कि हमें याद है लिंडार्स रिएजेंट एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस करेगा और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है? सिस प्रोडक्ट। ये है सिस एल्कीन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, ब्यूट 2इन का फॉर्मेशन हो गया। और उसी तरह से यहाँ पर हम बात करें तो क्या बन जाएगा? ट्रांस ब्यूट 2इन का फॉर्मेशन, ट्रांस ब्यूट 2इन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से। और जैसा कि हमें पता है सिस और ट्रांस दोनों आपस में क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अर्थात ज्यामितीय समावयवी होते हैं। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखें, पहला ऑप्शन दिया गया एनेंशियोमर, दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तीसरा है डायस्ट्रीमर और ऑप्शन नंबर 4 है फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड तो दोनों हो नहीं सकता, जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो डायस्ट्रीमर भी होते हैं। तो इसमें यदि आपके पास ऑप्शन सेकंड और थर्ड जाता, यदि दोनों होते तो हम उसके साथ भी जाते, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यानी ज्यामितीय समावयवी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। 78 की यदि हम बात करें ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेलिंग सॉल्यूशन। यदि आपको याद हो तो फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग ए और फेलिंग बी से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन चेक करते ही सबसे फर्स्ट लिखा है इट कैन रिएक्ट विथ ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड, ये सभी प्रकार के एल्डिहाइड के साथ क्रिया कर सकता है। स्टेटमेंट गलत है बच्चों। आपको यदि याद हो तो फेलिंग सॉल्यूशन बेंजेल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड उसके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अगला लिखा है इट कैन रिड्यूस फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक अम्ल को अपचयित कर सकता है। ध्यान रखें फॉर्मिक अम्ल को अपचयित नहीं करता है, ये है आपका फॉर्मिक अम्ल। बाई फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप की तरह हम इसे मान सकते हैं। तो ये इसे अपचयित नहीं करता, इसे ऑक्सीकृत करता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो गया। और आगे लिखा हुआ है इट कैन नॉट रिड्यूस बेंजेल्डिहाइड, ये बेंजेल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो सही आंसर कौन सा चला जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3rd। ट्रू स्टेटमेंट जहां पर भी लिखा हुआ है अंडरलाइन करें उसे और सावधानी से करें इस तरह के क्वेश्चंस को।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। अमाइंस आपको दिया गया है NaNO2 प्लस HCl या फिर इसी की जगह क्या आ सकता है HNO2, और पॉसिबल प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है। ध्यान रखें, इन जनरल जब हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं 1 डिग्री अमाइन की बात करें, RNH2 HNO2 या NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन आप करवाते हैं तो प्रोडक्ट आप कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो ROH N2 और H2 बनता है इन जनरल। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें कि इस पूरी रिएक्शन में NH2 हट करके कार्बोकेटाइन का भी फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। यदि आपने यही रिएक्शन एनिलीन के साथ पढ़ी है, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको याद हो यहाँ से N2 रिलीज नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है। तो फॉर्मेशन होता है BDC का फॉर्मेशन, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो N2 यहाँ पर तो नहीं निकलेगी, यहीं पर रुक जाती है। लेकिन यदि रेजोनेंस नहीं है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कहीं रेजोनेंस नहीं होगा तो N2 बहुत आराम से निकल जाएगी। तो मेन प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन होगा? ROH का। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, तो जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं वो भी इस कार्बोकेटाइन पर अटैक कर सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट हमारा सही है। न्यूक्लियोफाइल ढूंढते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं, तो NaNO2 की बात करें तो NO2 माइनस, ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही है, और आपको यदि याद हो तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है ये, उभयदंतुक। तो ONO भी यहाँ पर अटैक कर सकता है, तो हमारा आंसर सेकंड भी हो सकता है। और HCl दिया गया है तो HCl में न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? Cl माइनस आयन, ये भी अटैक कर सकता है, तो हमारा थर्ड आंसर भी हो सकता है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर ध्यान रखिए तीनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। यदि ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस नहीं दिया होता तो हम हमारे फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 80 में यहाँ से आपको दिया गया है A सॉलिड स्टेट में दिया गया है, साथ में दिया गया है ट्वाइस B प्लस C, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, कुल दाब का मान आपको दिया गया है P दिया गया है। अब टोटल प्रेशर P है, ये गैस स्टेट, ये भी गैस स्टेट, टोटल P प्रेशर है, तो ये 2:1 के रेशियो में, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? 2P/3, और इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? P/3। ये सॉलिड स्टेट में इसे लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। पूछा गया है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp कैलकुलेट करना है, तो Kp कैसे कैलकुलेट करोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ B के पार्शियल प्रेशर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ C, ये बन गया आपका Kp का एक्सप्रेशन। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, ये मिल गया आपको 2P/3, इसका आपको स्क्वायर करना है, और C के लिए पार्शियल प्रेशर कितना मिला? P/3। इसे सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ गया यहाँ से? 2 का स्क्वायर 4, P स्क्वायर इंटू P 4P क्यूब, और 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो 4P³/27। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। विच अमंग द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर अर्थात बंध क्रम का मान सबसे अधिक है? तो अगेन वापस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप इसे यूज कर सकते हैं, और जैसे ही आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ जाएगा? O2 प्लस का। कैलकुलेट करना आता ही है आपको। O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। ध्यान रखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी ही किसके लिए गई है? ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को प्रूव करने के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हैं, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा, और आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑर्डर क्या आता है इसके लिए? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ जाएगा? O2 प्लस 2, इसके बाद में O2 प्लस 1, नेक्स्ट O2 माइनस 1 एंड O2 माइनस 2। ये बॉन्डर का एक ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा O2 प्लस 2, तो O2 प्लस 2 नहीं है तो प्लस 1 सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। मेजर प्रोडक्ट गिवन इन द रिएक्शन डाइल्यूट KMnO4, और इसमें बहुत अच्छी तरह से क्लियरली और मेंशन होता 1% एल्केलाइन। अब 1% दिया तो नहीं है, लेकिन डाइल्यूट KMnO4 दिया गया है, तो ये है आपका बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स अभिकर्मक। बेयर्स अभिकर्मक क्या करता है? हाइड्रोक्सिलीकरण यानी कि हाइड्रोक्सिलेशन मींस OH ग्रुप का एडिशन करता है। पाई बॉन्ड हटेगा, 2 OH ग्रुप ऐड कर लीजिए, तो 2 OH ग्रुप पाई बॉन्ड टूट करके सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो 82 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर। 1% एल्केलाइन KMnO4 कौन सा रिएजेंट कहलाता है? बेयर्स रिएजेंट। क्या करता है? हाइड्रोक्सिलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। पाई एसिड लिगेंड की यदि हम बात करें तो पाई एसिड लिगेंड या पाई अम्ल लिगेंड कौन से होते हैं? जो सेंट्रल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट भी करते हैं, और साथ में अपने पाई स्टार एबीओम में सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को, डी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करते हैं, उन्हें कहा जाता है पाई एसिड लिगेंड। और इन चारों ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो पाई एसिड लिगेंड कौन सा है? CO। यदि आपको याद हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल कार्बोनाइल में इस टॉपिक को आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 83 के बाद में है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन में कहा गया है विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक का मीनिंग क्या है? साइकिल में
साइकिल में कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट होना चाहिए हेटेरोसाइक्लिक है। तो यहाँ पर देखें साइकिल में सारे ही क्या दे रखे हैं कार्बन, साइकिल में सारे ही क्या दे रखे हैं कार्बन, साइकिल में सारे ही क्या दे रखे हैं कार्बन, तो सभी होमोसाइक्लिक है या कार्बोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक पूछा गया है तो कार्बन के अलावा ऑक्सीजन सिर्फ इसी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा फर्स्ट। और ये एरोमेटिक भी है। किस तरह से एरोमेटिक, जब लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कंडीशन है एरोमेटिसिटी की। तो हेटेरोसाइक्लिक भी है एरोमेटिक भी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर। अगला लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म मींस इनमें से कौन चलाव्यता प्रदर्शित करता है। चलाव्यता प्रदर्शन के अंदर क्या चेक करना है, अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो सी डबल बॉन्ड और ठीक पास वाला कार्बन ये है आपका अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन भी है तो ये टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगी। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन टोटोमेरिज्म चलाव्यता प्रदर्शित करेगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें ये है इनोल, डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH ग्रुप है तो हाइड्रोजन जाएगा डबल बॉन्ड आएगा तो इनोल रूप कीटो में परिवर्तित हो सकता है, कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म कीटो में चेंज हो सकता है, तो ये भी शो कर रहा है। और अगेन इसकी बात करें यहाँ से ठीक पास वाला कार्बन कौन सा अल्फा, इसके पास हाइड्रोजन भी है ये भी पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम, अंडरलाइन जरूर करिएगा, मिनिमम मैक्सिमम करेक्ट इनकरेक्ट इन सभी के अंदर थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है तो अंडरलाइन जरूर करें। मिनिमम एनर्जी इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर आपको सबसे ऐसा कौन सा कक्षक है जिसकी ऊर्जा सबसे कम है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, n+l निकाल लीजिए सबके लिए, n+l n की वैल्यू 3, s के लिए l की वैल्यू कितना है 0, ये 3 आ गया, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4 और 4 + 0 = 4। आपसे सबसे मिनिमम पूछा गया है तो जिसके लिए n+l सबसे कम होगा उसकी एनर्जी भी कम होगी, n+l 3s2p दोनों के लिए। इसके बाद हम बात करें n+l की वैल्यू यदि सेम आ गई तो किसकी वैल्यू को चेक करोगे, n की वैल्यू को। तो मिनिमम पूछा है तो सही आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, n+l भी कम है और n की वैल्यू भी क्या आ रही है कम आ रही है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। 86 के बाद है क्वेश्चन नंबर 87 विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस इन एक्वा सॉल्यूशन। कौन सा रंगहीन है। कैसे चेक करते हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो जनरली कौन सा होता है कलर्ड, नहीं होगा तो कलरलेस हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्कैंडियम +3, स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वैलेंशियल में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो ये कौन सा हो जाएगा कलरलेस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड स्कैंडियम +3 कलरलेस इन एक्वा सॉल्यूशन। 87 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 H2S इज मोर पोलर देन H2O। कौन सा क्वेश्चन है, AR का क्वेश्चन है, देखते हैं इसके अंदर। H2O इज मोर पोलर देन H2O स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है तो पोलरिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, H2O की ज्यादा होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग स्टेटमेंट है। H2O एंड H2S आर आइसो स्ट्रक्चर। आइसो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जिनकी शेप सेम हो। तो दोनों की बात करें तो दोनों में 2 लोन पेयर के साथ में 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडेशन सेम होगा, शेप भी सेम होगी, तो स्टेटमेंट सेकंड हमारा करेक्ट है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं हम जिसमें स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो और सेकंड सही हो। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, दूसरा सही है। AR का नहीं है, AR की तरह का ही क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 विच इज करेक्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन। थर्मोडायनेमिक्स से कुछ रिलेशन दिए गए हैं, कौन सा सही है ये हमें ढूंढना है, उष्मागतिकी का कौन सा संबंध सही है। सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है रुद्रोष्म प्रक्रम, रुद्रोष्म एडियाबेटिक प्रोसेस, रिलेशन दिया गया है एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो Q की वैल्यू कितना होता है 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि अप्लाई करें आप डेल्टा U = Q + W, तो Q की वैल्यू कितना है 0, तो डेल्टा U किसके आ जाएगा W के, ये तो आपको पहला ही आंसर मिल गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखें एग्जाम में आप चारों ऑप्शन को चेक करें उसके बाद ही आंसर को टिक करना है। बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, जैसे फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की बात करें तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के अंदर वर्क डन की वैल्यू कितना होती है 0 होती है, और अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप अप्लाई करेंगे तो डेल्टा U किसके इक्वल आ जाएगा Q के, तो Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन चारों ऑप्शन सही से रीड करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म। अवक्षेप बन रहा है, सॉल्व करते हैं, मोर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इक्वेशन बनाते हैं इसमें। AgNO3 इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं आप, KBr के साथ करा रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है इसमें AgBr और AgBr के साथ में बनेगा KNO3।
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अवक्षेप का द्रव्यमान क्या होगा। तो पीपीटी कौन सा बन रहा है हमारा, AgBr का पीपीटी बन रहा है और इसी का मास आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, परसेंटेज W/V कॉन्सेंट्रेशन गिवन है दोनों के लिए, और यहाँ से हमें सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद में मोल कॉन्सेप्ट यूज करके हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन किस तरह से करना है, जब दो के लिए क्वांटिटी गिवन है, जब दो के लिए क्वांटिटी गिवन है तो देन उस कंडीशन में पहले लिमिटिंग रिएजेंट आप लोग फाइंड आउट करेंगे। 16.98 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज W/V गिवन है, ये क्या हो गया, किसका मास हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या मिल गया आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले मोलरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके बाद में मोलरिटी इंटू वॉल्यूम को यूज करके हम मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो 16.98 ये किसका आ गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। AgNO3 के मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 169। वॉल्यूम कितना आ गया 100, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना आ जाएगा 1000। तो यहाँ से यदि हम सॉल्व करें इसे तो 20 से 20 कैंसिल हुए, 169.8 डिवाइडेड बाय 169 अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया 1। अब यदि आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो मोल्स कितना आ गया, मोलरिटी 1 आ गया और इसका वॉल्यूम कितना यूज किया गया है 100 ml, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000, तो मोल्स कितना मिल गया आपको 0.1। सेम इसी तरह से आप KBr के भी मोल कैलकुलेट करिए, KBr के मोल्स भी कितने आ जाएंगे 0.1। सेम कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आपको 11.9% W/V दे रखा है। अब आप देख सकते हैं दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, दोनों का कोफिशिएंट भी सेम है, इसका मतलब दोनों ही LR है, इसका मतलब किसी से भी करेंगे आप आंसर हमारा सही आएगा। अगेन 1 मोल के साथ रेट करके 1 बना रहा है, तो 0.1 के साथ रेट करके कितने मोल बना रहेगा 0.1 मोल। AgBr के मोल्स आ गए हैं, आपको पूछा गया है आपको कैलकुलेट करना है कितना द्रव्यमान बनेगा, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। AgBr मोलर मास कैलकुलेट करिए, 108 प्लस 80 कितना हो गया 188, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x सॉल्व करिए, यहाँ से कितना आ गया 18.8 ग्राम, और 18.8 ग्राम कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन में कहा गया है द पेयर ऑफ कंपाउंड विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, इनमें से कौन सा युग्म ऐसा है जिसे हम हेलोफॉर्म परीक्षण द्वारा विभेदित कर सकते हैं। हेलोफॉर्म परीक्षण के लिए कंडीशन आपको ध्यान होनी चाहिए, ऐसे जितने भी कंपाउंड जिसमें CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप है, या फिर हम बात करें CH3 CH और OH ग्रुप है, वो सभी क्या करेंगे हेलोफॉर्म परीक्षण देंगे, हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। ढूंढते हैं इसमें, पहले ऑप्शन के अंदर देखें तो ये मिल गया हमें, तो ये भी देगा टेस्ट, ये भी देगा टेस्ट। जब दोनों ही टेस्ट दे रहे हैं तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों ग्रुप नहीं है तो दोनों ही नहीं दे रहे हैं, तो इसे भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखें तो ये ग्रुप प्रेजेंट है तो ये तो दे देगा, लेकिन ये नहीं देगा, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर थर्ड हेलोफॉर्म टेस्ट के द्वारा हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। एक परीक्षण दे रहा है दूसरा नहीं दे रहा है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर दोनों ही टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो आंसर कौन सा है 91 का ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। अगेन क्वेश्चन में लिखा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की यदि हम बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ n+2 Bm बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट है। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये देखना है कि चुंबकीय आघूर्ण का मान घटते क्रम में अरेंज करना है, तो जिसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी उसके लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, CuF6-3 कोबाल्ट पर चार्ज कितना आ जाएगा +3, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं आप, +3 चार्ज आएगा। और +3 के अकॉर्डिंग यदि आप इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रहे F फ्लोराइड ये WFL है, वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं करेगा। तो कोबाल्ट के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 4। Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी पेयरिंग कर देगा, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 0, ऑक्सीडेशन नंबर Fe का कितना आ जाएगा +3, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अनपेयर्ड जो भी बचेंगे उसकी पेयरिंग करा दीजिए, क्योंकि Cn कौन सा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पर Mn ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +3, और Mn+3 में Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगेन पेयरिंग कराने के बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बच रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा, फिर 2 और फिर 0, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन का सबसे कम आना चाहिए। तो ये कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, फ्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बैक पेयरिंग आपको करवानी। क्वेश्चन नंबर 92 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, और आपको पूछा गया है कि प्रोडक्ट C क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप बताना है। SOCl2 OH हटा करके क्या लगा देगा, Cl लगा देगा, ये लीजिए Cl। Mg ड्राइथर किसका फॉर्मेशन कर देगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgCl का फॉर्मेशन। और जब इस पर इसकी रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं, ये है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O,
ये इसे हमने आर ग्रुप मान लिया, ये लीजिए आर। जब ये आर MgCl इस पर अटैक करेगा तो वो अटैक किस तरह से होगा, देखिए C डबल बॉन्ड O कार्बन पर कौन जुड़ा जाकर के आर ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये बन गया MgCl। क्यों, क्योंकि क्लोराइड दिया गया। और लास्ट वन इसका जब हाइड्रोलाइसिस करोगे आप तो यहाँ से कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया, RC डबल बॉन्ड OH, और आर ग्रुप आपने किससे माना था, साइक्लोहेक्सेन की रिंग, तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। प्रोडक्ट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है फंक्शनल ग्रुप कौन सा बनेगा, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा मिल रहा है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर थर्ड आपका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, अ सैंपल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ये आपको अमोनियम डाइकार्बोनेट दिया गया है, इसमें हाइड्रोजन एटम दे रखे हैं आपको 0.8 मोल, 0.8 मोल हाइड्रोजन एटम, और आपसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले अमोनियम डाइक्रोमेट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है इसमें, 8 हाइड्रोजन एटम है, तो ऑक्सीजन कितना दे रखा है आपको, 7, ऑक्सीजन हो गया 7। 8 हाइड्रोजन एटम है तो ऑक्सीजन 7 है, तो 0.8 हाइड्रोजन एटम या 0.8 मोल हाइड्रोजन एटम गिवन है आपको, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 0.7 मोल ऑक्सीजन एटम। देख सकते हैं यहाँ से 8 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन 7 है, तो 0.8 होगा तो कितना हो जाएगा, 0.7। आपसे नंबर पूछा गया है तो किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 0.7 मल्टीप्लाई बाय Na एवोगैड्रोस नंबर 6 × 10⁻23। सॉल्व कर लीजिए। यदि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.2 × 10⁻23। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर। कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी। क्वेश्चन नंबर 95, K4 Fe6, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कितना आ रहा है, +2। आपसे पूछा गया है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो यहाँ से आप देखें Cn- आयन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग कराएगा तो उस कंडीशन में इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, और इसका नेचर कौन सा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। और आगे रीजन भी दिया गया इसके लिए, Cn- आयन SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा। स्टेटमेंट सही है, यानी असर्शन सही है, और रीजन उसको सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन ढूंढते हैं यहाँ से कौन सा आंसर आना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। थर्ड आंसर दिया गया बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर जाएगा बच्चों। बिल्कुल सावधानी से करें, ए आर के अंदर कई बार ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं, सावधानी से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन किसमें संभव नहीं है। तो देखते हैं यहाँ से किसमें संभव नहीं है। अति संयुग्मन के लिए कंडीशन है, एल्कीन की बात करें तो एल्कीन के ठीक पास वाला कार्बन अल्फा, उसके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 अति संयुग्मन नहीं दर्शाएगा। अति संयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन होता है फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन या एल्कीन के अंदर। ये दे रखा है कार्बन आयन, इसमें भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है ये ब्रिज हेड, ब्रिज हेड कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है लेकिन ये अति संयुग्मन में यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि यदि ये पार्टिसिपेट करता है तो ब्रिज हेड कार्बन कौन सा हो जाएगा, sp2, और वो अनस्टेबल होता है। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन तीनों में से किसी में भी नहीं होगा। क्वेश्चन में लिखा है हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल, किसमें संभव नहीं है, तो तीनों में ही संभव नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, फिनोल की रिएक्शन डाइजोनियम के साथ दी गई है। फिनोल की रिएक्शन डाइजोनियम के साथ कौन सी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन की हम बात करें, युग्मन अभिक्रिया, डाई टेस्ट की बात करें, एजो डाई टेस्ट। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पीएच की वैल्यू कितनी होगी, किस पीएच पर ये रिएक्शन होगी। तो फिनोल है, फिनोल का नेचर एसिडिक है, यदि ये किसी तरह से फिनॉक्साइड आयन बना दे O-, तो फिनॉक्साइड की ESR रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी फिनॉक्साइड की फिनोल से ज़्यादा होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो इसका खुद का नेचर कौन सा है, एसिडिक, तो H निकालना है हमें, H निकालना है, इसका मतलब है मीडियम कौन सा चाहिए, बेसिक। और बेसिक पीएच की बात करें तो 4 ऑप्शन में बेसिक पीएच एक ही दे रखी है 8.5। इसका मतलब है कि फिनोल का डाई टेस्ट, एजो डाई टेस्ट, डाइजोटाइजेशन, एजो डाई टेस्ट या कपलिंग रिएक्शंस कौन से मीडियम में होगी, बेसिक मीडियम में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 8.5। 97 के बाद है क्वेश्चन नंबर 98, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन दर्शाता है, कार्बोनाइल यौगिक। एल्डिहाइड की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले एल्डिहाइड ढूंढते हैं यहाँ से, ये है फॉर्मल्डिहाइड, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद में आ जाएगा कौन सा एल्डिहाइड के अंदर, ए एसिटाल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन सबसे कम, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, बी सबसे ज़्यादा, उसके बाद में ए, फिर सी और लास्ट में कौन चला जाएगा, डी। और इसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑप्शन चेक करेंगे तो BACD ऑप्शन नंबर 3। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव किससे, कीटोन से, और एरोमेटिक एल्डिहाइड से भी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेरियम हाइड्रोक्साइड की पीएच आपको गिवन है और आपको पीएच केस भी पूछा गया है। तो
pH गिवन है तो POH कितना हो जाएगा, 14 में से माइनस कर लीजिए, 14 माइनस 10 इक्वल टू 4, और OH माइनस साइन कितना मिल गया आपको, 10⁻⁻⁴ मिल जाएगा OH माइनस साइन कॉन्सेंट्रेशन। हमें Ksp कैलकुलेट करना है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की यदि बात करें तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जब आयोनाइज होगा तो बेरियम +2 प्लस ट्वाइस OH माइनस साइन बनाएगा। इसके लिए सॉल्युबिलिटी S है, तो इसके लिए कितना हो गया 2S। आपको क्वेश्चन में गिवन है 2S की वैल्यू कितना मिली है, 10⁻⁻⁴, तो S मिल जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴। S आ चुका है। Ksp का एक्सप्रेशन बनाइए, Ksp का एक्सप्रेशन आ जाएगा 4S³, तो 4 इंटू S की वैल्यू पुट करिए 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 2, और इसका क्या कर लीजिए, क्यूब करिए, और इसे पूरा यदि आप सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा यहाँ से 5 इंटू 10⁻⁻13, और 5 इंटू 10⁻⁻13 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर। सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, इसका क्यूब कर लीजिए, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन में कहा गया है नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। आपसे कहा गया है संगलित कैल्शियम कार्बोनेट और उसे 10 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कितने फेराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है। फेराडेज फर्स्ट लॉ यूज करते हैं, मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास यानी कि तुल्यांकी भार डिवाइडेड बाय 96500 इंटू क्यू। अब हमें आंसर किस में चाहिए, फेराडे में, तो इस 96500 की जगह क्या लिख सकते हो आप, 1 फेराडे। मास कितना दे रखा है आपको 10 ग्राम, इक्विवेलेंट मास कैल्शियम +2, कैल्शियम +2 एटॉमिक मास 40, एन फैक्टर की वैल्यू कितना है 2, चार्ज +2 है। क्यू आपको कैलकुलेट करना है, फेराडे कितना हो गया 1, सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 4 कितनी बार गया 2, तो Q इक्वल टू आ गया 1/2, और 1/2 का मीनिंग है 0.5 फेराडे आपका आंसर आ जाएगा, और 0.5 ऑप्शन नंबर 2। तो ये था बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छी तरह से आप एक बार इसे सॉल्व कर लीजिएगा, और नीट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।